अच्छा, इसमें फिर 3 थ्योरी हैं, ऑक्यूपेशन थ्योरी, रेट थ्योरी, टू स्टेट रिसेप्टर थ्योरी नोडल है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसेप्टर है, ये आप देख लेना कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हैं। उसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू रिसेप्टर्स, कौन कौन से टर्म्स है जो रिसेप्टर से रिलेट करते हैं। एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है। फिर इसमें स्ट्रॉन्ग, वीक और पार्शियल आते हैं एंटागोनिस्ट में। फिर फार्माकोलॉजिकल, फिज़िकल और केमिकल वो जो है ना रिसेप्टर आ जाते हैं। फिर फार्माकोलॉजिकल में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिसेप्टर्स होते हैं। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है कि किसी भी जो है ना ड्रग के रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो एफिनिटी कहलाती है। इफ़ अ ड्रग हैज़ एफिनिटी टू बाइंड द B1 रिसेप्टर देन इट कांट बाइंड विद B2। अगर एक ड्रग के पास ये एफिनिटी है कि वो B1 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो वो B2 के साथ बाइंड नहीं हो सकती। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट क्या है कि वो ड्रग जिनके पास एफिनिटी भी होती है और एफिकेसी भी होती है। एफिनिटी का मतलब कि वो जो है ना किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकती है, उसके साथ उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ, वो एफिनिटी कहलाती है। और एफिकेसी क्या होती है, स्टिमुलेट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, के सेल के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देती है। उसके बाद 3 टाइप के एगोनिस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट, वीक एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट। स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट क्या होते हैं कि एन एगोनिस्ट विच कोज मैक्सिमल इफेक्ट इवन थ्रू इट में ओनली ऑक्यूपाई अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रिसेप्टर, कि अगर ये रिसेप्टर का थोड़ा सा हिस्सा भी ऑक्यूपाई कर लें या वहाँ पर जाके अटैच हो जाए, बाइंड हो जाए, तो ये मैक्सिमल इफेक्ट शो करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट होता है। वीक एगोनिस्ट क्या होता है, एन एगोनिस्ट विच फेल्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमल इफेक्ट इवन व्हेन ऑल रिसेप्टर आर ऑक्यूपाइड बाय इट। अगर पूरे रिसेप्टर के ऊपर भी अगर वो पूरा ड्रग जाके बाइंड हो जाए तो और वो जो है ना मिनिमल इफेक्ट शो करें, तो ये कहलाता है वीक एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट, एन एगोनिस्ट विच मस्ट बी बाउंड टू मेनी मोर रिसेप्टर देन अ स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, कि अगर ये बहुत सारे रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएं और उसी तरह सेम ही इफेक्ट जाके शो करे तो वो क्या कहलाते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट कहलाते हैं। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट आर द ड्रग विच हैव एफिनिटी फॉर रिसेप्टर बट डिवाइड ऑफ एफिकेसी, के एंटागोनिस्ट क्या होती है कि इनके पास एफिनिटी की सलाहियत तो होती है मगर एफिकेसी इसमें नहीं होती। ये बाइंड तो हो सकते किसी भी रिसेप्टर के साथ, मगर ये फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादातर ये क्या करते हैं कि वो शो नहीं करते। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं, केमिकल होते हैं और फिज़िकल होते हैं। फिर कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट, कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, दिस आर द एंटागोनिस्ट विच कम्पीट फॉर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर विथ एगोनिस्ट। ये क्या कहते हैं कि एगोनिस्ट के साथ कंपटीशन करते हैं कि कौन जाके सबसे पहले रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। और ये सिर्फ एगोनिस्ट के साथ compete नहीं करते, बहुत सारे केमिकल हार्मोन होते हैं जो जाके एंजाइम्स होते हैं जो जाके रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं, तो ये उनके साथ भी जाके कंपटीशन करता है कि सबसे पहले जाके कौन रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। तो ये कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। दे बाइंड टू द सेम साइड वेयर एगोनिस्ट बाइंड, ये सेम साइड पर ही बात जाके बाइंड होते हैं जहाँ पर एगोनिस्ट बाइंड होते हैं। वंस दे बाइंड टू द रिसेप्टर देन एगोनिस्ट इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट्स सेक्शन। अगर ये एक बार बाइंड हो जाए रिसेप्टर के साथ तो फिर एगोनिस्ट अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगी। एगोनिस्ट में क्या कौन से होते हैं, पापामोर्फिन जो मेडिसिन आती है उसमें एसिटाइलोकोलाइन, एंटागोनिस्ट में सल्फोनामाइड आते हैं और नेलोरफाइन आता है, तो ये इसके एग्जांपल हैं। नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, दीज आर द एंटागोनिस्ट विच बाइंड्स टू द डिफरेंट साइड टू एट द रिसेप्टर देन द एगोनिस्ट, कि ये जो है ना एगोनिस्ट के डिफरेंट साइड पर जाके या अगेंस्ट या अपोजिट साइड पे जाके बाइंड होते हैं। आफ्टर बाइंडिंग दे प्रोड्यूस चेंज इन बाइंडिंग साइड ऑफ एगोनिस्ट, जैसे ये बाइंड होते हैं तो ये एगोनिस्ट के साथ चेंज इन साइड करते हैं। thus एगोनिस्ट नॉट आइडेंटिफाई द रिसेप्टर एंड कान प्रोड्यूस इट्स एक्शन। इसमें फिर क्या कहते हैं कि जो एगोनिस्ट होता है वो रिसेप्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फिर एग्जांपल इसमें सल्फोनामाइड्स एंड फोलिक एसिड आ जाती है। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट आर दोस एंटागोनिस्ट व्हिच वंस बाइंड टू द रिसेप्टर साइड देन देयर कम्प्लेक्स ड्रग प्लस रिसेप्टर इज़ परमानेंट। जैसे ही अगर ये बाइंड हो जाए एक बार
तो जो ड्रग और रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो फिर परमानेंट ही रहता है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीजेंड्स, लीजेंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीजेंड, एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होते हैं? ये हाई मोलिकुलर वेट होता है इसका, इंक्रीज पोलर, मोस्टली पेप्टाइड होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीजेंड इंट्रा सेलुलर में लो मोलिकुलर वेट होता है, नॉन पोलर, हाईली लिपिड सोल्यूबल होते हैं। सोर्स ऑफ ड्रग, अब सोर्स ऑफ ड्रग कौन कौन सी है? देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग विच वी कैन शो बाय फॉलोइंग, के नीचे हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज दिए गए हैं जहाँ से हम ड्रग जो है ना जहाँ से हम ड्रग बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या आ सकती है? मेटल, साल्ट, मिनरल्स, एसिड, बेसिस या नॉन मेटल। ऑर्गेनिक में नेचुरली तरीके से हम हासिल कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रोब्स हो गए, सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक। सोर्स ऑफ ड्रग में प्लांट्स आ जाते हैं सबसे पहले। प्लांट्स से हम प्लांट्स एंड प्लांट एज मेडिसिन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम से पहले ही जो है ना प्लांट को एज अ मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वेरियस ओपिएट यूज फॉर सेडेशन आर स्टिल ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स, बहुत सारे जो ओपिएट होते हैं जो सेडेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो अभी भी प्लांट से हासिल किए जाते हैं। वो प्लांट कौन कौन से हैं? विनका, नीम, तुलसी, सेना, ओपियम, तो ये ऐसे प्लांट है जिससे हम मेडिसिन हासिल करते हैं। उसके बाद ये जो है ये नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद हम आते हैं सोर्स ऑफ ड्रग में एनिमल प्रोडक्ट। ये एनिमल प्रोडक्ट में एनिमल प्रोडक्ट आर यूज टू रिप्लेस ह्यूमन केमिकल, एनिमल प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन केमिकल के साथ रिप्लेस करके। पेनक्रियाज, जैसे पेनक्रियाज इंसुलिन, शिप थायराइड, ब्लड से वैक्सीन बनती है। और स्टमक टिश्यूज से पेप्सिन, बोन से कैल्शियम निकाला जाता है। बिग सोर्स ऑफ गेलेटिन होती है। इंसुलिन, हेपरिन, थायरोक्सिन, जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी इस्तेमाल किया जाता है ड्रग बनाने के लिए एनिमल से। सोर्स ऑफ ड्रग, अब मिनरल सोर्सेज क्या है? आयरन में एनीमिया, जिंक से वाउंड, आयोडीन से एंटीसेप्टिक, गोल्ड से आर्थराइटिस, सिल्वर से इम्यूनिटी, फ्लोराइड से एंटीसेप्टिक और क्लोरीन से डिसइंफेक्टेंट। तो ये सारे ड्रग इनसे बनाए जाते हैं। सोर्स ऑफ ड्रग में फिर माइक्रोबियल सोर्स क्या आ जाती है? पेंसिलिन जैसे जो बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे माइक्रोबियल वो है। तो उससे किस तरीके से कौन कौन से ड्रग बनाए जाते हैं? पेंसिलिन हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, जेनिटोमाइसिन हो गया। तो ये सारे जैन किससे बनाए जाते हैं? माइक्रोबियल सोर्सेज। सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिससे ड्रग वो जो है ना साल्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट कैन हैव थेरेपेटिक इफेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी। साल्ट जैसे नमक के बहुत सारे अनासिर होते हैं जिसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर थेरेपेटिक इफेक्ट होता है। एल्युमिनियम, फ्लोराइड, आयरन एंड इवन गोल्ड आर यूज टू ट्रीट वेरियस कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है बहुत सारे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जैसे एल्युमिनियम हो गया, फ्लोराइड हो गया, गोल्ड, आयरन। एल्युमिनियम एंटासिड टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी को डिक्रीज़ करने के लिए एल्युमिनियम इस्तेमाल होता है। फ्लोराइड को डेंटल कैविटीज़ के प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। गोल्ड को ट्रीटमेंट ऑफ रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आयरन को ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, दीज आर डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। बहुत सारे मेथड हैं ड्रग को क्लासीफाई करने के लिए। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज़ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। तो ये जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग के ऊपर जाके क्लासीफाई हुआ है। ड्रग एक्टिंग ऑन CNS के ड्रग जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन हार्ट, ड्रग एक्टिंग ऑन GIT। तो थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन, फिर दूसरी क्लासिफिकेशन या उसकी क्लास क्या है? बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन कंसर्न विद ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ ऑफ ड्रग के जो है ना बीमारी को ट्रीट करने के लिए, किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल की जाती है वो थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन में आती है। जैसे डायूरेटिक हो गए,
एंटी पायरेटिक्स हो गए, फीवर के लिए इस्तेमाल होती है, एनाल्जेसिक जो पेन के लिए इस्तेमाल होती है, एंटी हाइपरटेंसिव हो गई और हाइप्नोटिक्स हो गई। तो ये सारी थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन में आती हैं। क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन सोर्स, अब सोर्स के ऊपर जो क्लासिफिकेशन आती है वो कौन सी हैं? बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज़ द, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल है, हमने ऊपर पढ़ ली थी कि सोर्स ऑफ ड्रग क्या है। तो जहाँ से सोर्स ऑफ ड्रग होती है उसके बेस पे जाके क्लासीफाई हुआ है, जैसे एनिमल सोर्स हो गए, प्लांट सोर्स हो गए और सिंथेटिक सोर्स हो गए, जो केमिकल वगैरह को सिंथेसाइज करके जो बनाई जाती है, ड्रग बनाई जाती है, वो सिंथेटिक सोर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग, के किसी भी ड्रग का मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किस चीज़ के लिए वो जो है ना अप्लाई हो रहा है, या उसका रूट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो उसके लिए फिर क्या है, यही क्लास जो है ना क्लासिफाइड हुई है, जैसे ओरल प्रिपरेशन, टॉपिकल प्रिपरेशन, पैरेंटल प्रिपरेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डोजेज फॉर्म, अब डोजेज की फॉर्म में जो है ना किस तरीके से ड्रग क्लासिफाई होती है, जैसे टेबलेट की फॉर्म में आ जाती हैं, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, क्रीम, कैप्सूल, ड्रॉप्स, एनिमास, सपोजिटरीज, तो ये डोजेज की फॉर्म में जाके क्लासिफाइड हुई है। वाई वी प्रिपेयर डिफरेंट डोजेज ऑफ ड्रग, हम डिफरेंट डोजेज ऑफ ड्रग क्यों बनाते हैं? सबसे पहले डिमांड ऑफ पेशेंट, के पेशेंट की डिमांड होती है। डिफरेंट डोजेज ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट, के बहुत सारे ऐसे डोजेज ऑफ ड्रग होते हैं जो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे एज के ऊपर डिपेंड करता है, सेक्स के ऊपर, मैरिड है या अनमैरिड है, प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। डिमांड ऑफ ड्रग, डिफरेंट डोजेज आर आल्सो डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ ड्रग्स। जैसे पीएच अगर बढ़ गया या कम हो गया, या सोलिबिलिटी या इनसोलिबिलिटी ऑफ ड्रग हो गया, स्टेबिलिटी एंड नेचर ऑफ ड्रग हो गया, कि नेचर ऑफ ड्रग क्या है या वो कितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रूट्स आ जाते हैं हमारे पास, ओरल आ जाते हैं, आईवी आ जाते हैं, एससी आ जाते हैं, इंट्राग्लूटियल आ जाते हैं, इंट्राकोडियल आ जाते हैं, सबलिंगुअल, इंस्टॉलेशन, रेक्टल, ट्रांसडर्मल, पैरेंटल, आईएम, इंट्राथिकल, इंट्रा आर्टरियल, इंट्राडर्मल, इनहेलेशन, इंजर्शन और टॉपिकल। फिर ड्रग एवेलुएशन मतलब कि ड्रग की एवेलुएशन कैसे हुई? आफ्टर अ केमिकल दैट माइट हैव थेरेपेटिक वैल्यू इज आइडेंटिफाइड, इट मस्ट अंडरगो अ सीरीज ऑफ साइंटिफिक टेस्ट टू एवेलुएट इट्स एक्चुअल थेरेपेटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो जो ड्रग बनती है वो किस तरीके से, कौन कौन स्टेजेस से जाके बनती है? तो इसमें क्या होता है कि जिसकी जब एक ड्रग बन जाती है तो किसी भी केमिकल से, तो फिर इसके थेरेपेटिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है। तो स्टेजेस कौन से हैं उसके बारे में हम जाके नीचे पढ़ेंगे। FDA रेगुलेट टेस्ट आर डिज़ाइन टू इंश्योर द सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनी ड्रग अप्रूव इन दिस कंट्री। तो FDA रेगुलेटेड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो डिज़ाइन किया गया है किसी भी ड्रग को अप्रूव करने के लिए किसी भी कंट्री में, कि उसकी सेफ्टी और उसकी रिलायबिलिटी क्या है। सेवरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, आप हम पढ़ते हैं इसके स्टेजेस डेवलपमेंट के। सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल, फिर होता है फेज़ 1 स्टडीज़, फिर फेज़ 2 स्टडीज़, फिर फेज़ 3 स्टडीज़। प्री क्लिनिकल ट्रायल, इन प्री क्लिनिकल ट्रायल केमिकल डेट में है थेरेपेटिक वैल्यूज आर टेस्ट ऑन लेबोरेटरी एनिमल फॉर 2 मेन पर्पस, के जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें जो केमिकल्स होता है उसके थेरेपेटिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए जो लेबोरेटरी के अंदर एनिमल्स होते हैं उनको 2 पर्पस के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले टू डिटरमाइन वेदर दे हैव द प्रीज्यूम्ड इफेक्ट इन लिविंग टिश्यूज़, के देखा जाता है कि इनका प्रीज्यूम्ड इफेक्ट होता है आया या नहीं, टू इवैल्यूएट एनी एडवर्स इफेक्ट क्या, और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए क्या इनके साइड इफ़ेक्ट भी है या नहीं। मतलब 2 चीज़ों के लिए ये देखी जाती है कि इसका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है और एडवर्स इफेक्ट क्या है। फिर फेज़ 1 स्टडीज़ यूज़ ह्यूमन वॉलंटियर टू टेस्ट द ड्रग। फेज़ 1 स्टडीज़ में ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं, मतलब कि जो अपने आप को वक्फ कर देते हैं इस काम के लिए कि हमारे ऊपर कोई भी टेस्ट कर दिया जाए, तो उनके ऊपर उस ड्रग का टेस्ट होता है। दी स्टडीज़ आर मोर टाइटली कंट्रोल्ड दैन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड आर परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेंड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर। ये जो स्टडीज़ होती हैं
ये प्री क्लिनिकल ट्रायल से ज़्यादा कंट्रोल्ड होती है और इसमें पता चल जाता है कि इसका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट ह्यूमन बींग के ऊपर क्या है, क्योंकि ये वॉलंटियर्स के ऊपर ही जाके टेस्ट होती है और ये जो है ना स्पेशल ट्रेन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर के अंदर जाके ये टेस्ट परफॉर्म होते हैं। यूजुअली द वॉलंटियर्स आर हेल्थी, जो वॉलंटियर्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, यंग मैन होते हैं, वुमेन जो है ना इस चीज़ के लिए फेज़ 1 की स्टडीज़ के लिए कि सही कैंडिडेट नहीं होती, ज़्यादातर मैन के ऊपर ही ये जाके अप्लाई होते हैं। फेज़ 2 स्टडीज़ अलाउ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर टू ट्राई ड्रग इन पेशेंट हु हैव द डिजीज़ दैट द ड्रग इज़ मेंट टू ट्रीट, कि जिस बीमारी के लिए ड्रग इस्तेमाल वो उस पेशेंट के ऊपर जिसके अंदर वो बीमारी होती है, जिसमें वो बीमारी होती है, जिसके लिए वो ड्रग जो है ना बनाई गई होती है, उस पे ऊपर जाकर क्या की जाती है, ट्राई की जाती है। यूजुअली फेज़ 2 स्टडीज़ आर परफॉर्म एट वेरियस साइट अक्रॉस द कंट्री इन हॉस्पिटल, क्लिनिकल एंड डॉक्टर्स ऑफिस। तो जो फेज़ 2 स्टडीज़ होती है वो जाके किसके ऊपर, हॉस्पिटल के अंदर जाके ट्राई करते हैं, क्लिनिक्स में और डॉक्टर ऑफिस में। मॉनिटर बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। फेज़ 3 स्टडीज़ इन्वॉल्व यूज़ ऑफ ड्रग इन आ वेस्ट क्लिनिकल मार्केट, मतलब कि इसमें जो है ना जो ड्रग होती है वो क्लिनिकल मार्केट में आ जाती हैं। प्रिस्क्राइबर्स आर इन्फॉर्म of all the known reaction to drug and precaution required for its safe use। जो प्रिस्क्राइबर्स होते हैं उनको जो है ना इसके थेरेपेटिक इफ़ेक्ट और इसके साइड इफ़ेक्ट या इसके जो प्रिकॉशंस होते हैं उसके बारे में बता दिया जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट, थेरेपेटिक इफ़ेक्ट ये होंगे। प्रिस्क्राइबर ऑब्जर्व पेशेंट वेरी क्लोज मॉनिटरिंग देन फॉर एनी एडवर्स इफेक्ट। प्रिस्क्राइबर क्या करते हैं, पेशेंट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं। Drug that finish phase 3 studies are evaluated by the FDA, which relies on committees of experts familiar with the specialty area in which the drug will be used। तो जो फेज़ 3 के बाद जो ड्रग की स्टडीज़ होती हैं उसके बाद FDA के अंडर जो है ना ये क्या होती हैं, एवेलुएट होती हैं, उसके बाद जाके ये जब मार्केट में जाके फिर लॉन्च हो जाती है। ड्रग डेवलपमेंट एंड अप्रूवल प्रोसेस कैन टेक 5 to 6 ईयर। तो ड्रग डेवलपमेंट एंड अप्रूवल प्रोसेस में 5 से 6 साल लग सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग हमने ऊपर भी बात कर दी थी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कौन सी होती है, इंटीरियर एलिमेंट्री रूट होते हैं, दे पास वी एलिमेंट्री। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना है, हमने ऊपर पढ़ ली तो ये आप पढ़ लेना। ओरल मेडिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, ओरल रूट एडवांटेज, आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। ओरल रूट के एडवांटेज क्या होते हैं, मोस्ट कन्वीनियंट, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट कॉमनली यूज रूट। बहुत इकोनॉमिकल होती हैं और मोस्ट कॉमनली यूज रूट होती हैं। सेफेस्ट रूट होती है कन्वीनियंट डोजेज फॉर दैट डो नॉट रिक्वायर्ड स्टेराइल टेक्निक। ऐसे उसके लिए भी इस्तेमाल होती है जिसमें स्टेराइल टेक्निक का यूज़ ना हो। डिलीवरी एंड सर्कुलेशन इज स्लो सो दैट रैपिड हाई ब्लड कंसंट्रेशन आर अवॉइडेड एंड अनटूवर्ड इफेक्ट आर लेस। तो इसके जो डिलीवरी सर्कुलेशन में इसकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जिसकी वजह से ब्लड के सर्कुलेशन के ऊपर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट इसकी वजह से नहीं पड़ता। लार्जेस्ट सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये एब्जॉर्प्शन में जो है ना ज़्यादा टाइम लेती है और ज़्यादा सरफेस लेती है। डिसएडवांटेज क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ वेरिएबल। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है कि इसका फिक्स टाइम नहीं होता कि किस टाइम तक जाके एब्जॉर्ब होगा। कंप्लायंस ऑफ पेशेंट इज़ वेरिएबल। फर्स्ट पास इफेक्ट में अगर एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बिफोर इट रीचेस इट्स साइट ऑफ एक्शन, के मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है कि जब तक वो साइट ऑफ एक्शन पे जाके कोई भी जो है ना एक्शन परफॉर्म करे। कैन नॉट बी यूज इन कोमाटोस पेशेंट और इन पेशेंट विद इमरजेंसी। ये यूज़ नहीं हो सकती कोमाटोस पेशेंट में और वो पेशेंट जो इमरजेंसी की हालत में हो। पुअरली लिपिड सोल्यूबल ड्रग आर नॉट एब्जॉर्ब। पुअरली लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, ड्रग डिस्ट्रॉय हो सकती है डाइजेस्टिव एंजाइम के ज़रिए, जैसे बेंजाइल पेंसिलिन। तो ये
डाइजेस्टिव एंजाइम के ज़रिए डिस्ट्रॉय हो सकती है। सर्टेन GIT पैथोलॉजीज इनर्टर विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, तो बहुत सारे GIT पैथोलॉजीज जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में जो है ना क्या करते हैं, इनर्टर करते हैं। ड्रग डेट अंडरगो इंटर हेपेटिक सर्कुलेशन आर डिस्ट्रॉयड, जो इंटर हेपेटिक सर्कुलेशन में जो ड्रग जाती है वो भी हो सकता है कि डिस्ट्रॉय हो जाए। सबलिंगुअल रूट आ ड्रग प्लेस अंडर द ट्रंक विच वियर इट डिजोल्व, अगर जो वो ड्रग जो ज़बान के नीचे रखी जाती हैं जो वहाँ जाके डिज़ोल्व हो जाती है तो उसको सबलिंगुअल रूट कहते हैं। एडवांटेज क्या है, रैपिड ऑब्जॉर्प्शन होती है, कैन बी यूज इन एमरजेंसी कंडीशन, एमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल हो सकती है। एग्जांपल नाइट्रोग्लाइसरीन इन एंजाइनल अटैक, एंजाइनल अटैक में जैसे कि नाइट्रोग्लाइसरीन। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ड्रग दैट कोज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सबलिंगुअल म्यूकोसा कैन नॉट बी गिवन, कि वो ड्रग जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सबलिंगुअल म्यूकोसा कोज कराती है उसमें नहीं दी जाती। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन डैमेजेस ओरल म्यूकोसा, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन अगर बार बार उसे डोज को दी जाए तो ये ओरल म्यूकोसा को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा कैन अकर, के ओरल म्यूकोसा की इरिटेशन इसमें हो सकती है। रेक्टल रूट के एडवांटेजेस क्या है कि कैन बी यूज व्हेन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इम्प्रैक्टिकल, कि अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रैक्टिकल हो जाए तो तब ये जाके इस्तेमाल हो सकता है रेक्टल रूट। ड्रग इरिटेंट टू स्टमक कैन बी गिवन, जो ड्रग जो स्टमक को इरिटेंट करे, मतलब कि ओरल रूट पे जाके अगर स्टमक को जाके इरिटेट करे तो रेक्टल रूट के थ्रू हम दे सकते हैं। कैन बी यूज इन अनकोऑपरेटिव पेशेंट एंड इन चिल्ड्रन, वो पेशेंट जो अनकोऑपरेटिव हैं या जो बच्चे हैं उसमें जाके ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, रेक्टल रूट में जाके इस्तेमाल हो सकती है। डिसएडवांटेज क्या है, एब्जॉर्प्शन इज़ इम्परफेक्ट, इसकी एब्जॉर्प्शन इम्परफेक्ट होती है। कैन बी यूज फ्रिक्वेंटली, इसको कैन नॉट बी यूज फ्रिक्वेंटली, कि उसको आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर पैरेंटल रूट आ जाते हैं। एडवांटेज इसके क्या है, देयर इज़ रैपिड रिस्पॉन्सेज, सो कैन बी यूज इन इमरजेंसी, रैपिड रिस्पॉन्सेज होती है इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। डोज कैन बी एक्यूरेटली डिलीवर्ड, डोज जो है ना एक्यूरेटली एक्शन साइट पे जाकर डिलीवर होती है। फर्स्ट पास इफेक्ट इज़ अवॉइडेड, इसका फर्स्ट पास इफेक्ट जो है ना अवॉइड हो सकता है। ड्रग इरिटेंट टू GIT कैन बी गिवन, वो ड्रग जो GIT को इरिटेट करते हैं तो उसको पैरेंटल रूट के ज़रिए आप दे सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, स्टेराइल फॉर्मुलेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड, इसके लिए स्टेराइल फॉर्मुलेशन होनी चाहिए और एसेप्टिक टेक्निक होनी चाहिए। लोकल इरिटेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन में अगर आप लोकली किसी भी रूट पे जाके किसी भी साइड पे जाके इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो उस जगह पर इरिटेशन हो सकती है, एलर्जी वगैरह हो सकती है। मैकेनिज़्म फॉर ड्रग परमिएशन, तो ड्रग परमिएशन या उसकी जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, डिफ्यूजन होनी चाहिए, लिपिड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन होनी चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होनी चाहिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी PPT जो आपने देखी और सुनी। अगर आप इस तरह के बहुत सारी PPTs देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और जो है ना बेल के आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचे। शुक्रिया।